नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही खबर न्यूज़ चैनल में चल रही है जो कि पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। हुआ ये है कि इंडियन अमेरिकन ओरिजिन कह सकते हैं कि भारत के मूल की अमेरिकी सिटीजन गीता गोपीनाथ को आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये इसके दो तीन इम्प्लीकेशंस हैं। कुछ इस पे सवाल बन जाते हैं, प्री में सवाल बन जाते हैं, मेंस में सवाल बन जाते हैं। तो वो सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला तो सवाल यही बन जाएगा कि गीता गोपीनाथ के बारे में कि आईएमएफ की फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो गीता गोपीनाथ है। इससे पहले भी गीता गोपीनाथ आईएमएफ में काम करती थी। वो चीफ इकोनॉमिस्ट थी आईएमएफ के अंदर। और उससे पहले वो केरला सरकार के साथ वो उन्होंने काम किया, इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाने पे काफ़ी काम किया हुआ गीता गोपीनाथ के ऊपर। तो ये तो हो गया, फैक्चुअल सवाल आ गया। लेकिन अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट खबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे GS 2 में, जो कि 21वां एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज देयर स्ट्रक्चर मैंडेट फंक्शनिंग, इससे रिलेटेड है ये। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो मेंस प्रिपेयर करते हैं पीसीएस में, वो समझें कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से जुड़ी हुई खबरें होती हैं उसको ठीक से समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग, उनके मैंडेट, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चूंकि गीता गोपीनाथ न्यू अपॉइंटमेंट है, प्री में सवाल तो डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे, लेकिन आपसे मेंस में सवाल ये पूछ सकते हैं कि आईएमएफ किस तरह से काम करता है, लोन किस तरह से देता है, और इसका इम्पोर्टेंस, कैसी इम्पोर्टेंस है, या आईएमएफ से जो जुड़ी हुई कंट्रीज़ हैं और उनकी क्या डील क्या रहती है, किस तरह से डीलिंग होती है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को हम अंत तक देखिएगा। काफ़ी आपको इस पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शुरू करने से पहले दोस्तों, UPPCS 2022 के लिए ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्री प्लस मेंस का एक कोर्स रहेगा। इसमें आपको वीडियोस PDF टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। बहुत ही नॉमिनल फीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अब सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आईएमएफ है क्या। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड ऑर्डर क्लैप्स हुआ तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बारे में सोचा गया। तो ब्रेटन वुड समझौता कराया गया, कि अमेरिका की जगह का नाम है ब्रेटन वुड। वहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ के लोग बैठे और उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ से दो चीज़ें निकल के आई, एक निकला वर्ल्ड बैंक और दूसरा निकला आईएमएफ। दो ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती हैं, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक है। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे वीडियो में समझेंगे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। वो बहुत, और चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर भी है, वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जो आईएमएफ है वो 1945 में क्रिएट होता है, और अभी हाल फिलहाल में उसके 189 मेंबर्स हैं। 2021 की बात करते हैं तो 189 मेंबर्स के हैं इसके अंदर। तो लगभग दुनिया के सभी कंट्रीज़, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं, रिकॉग्नाइज कंट्रीज़ हैं, वो लगभग आईएमएफ के सभी मेंबर हैं इसके अंदर। अब इसमें होता क्या है कि सभी कंट्रीज़ इसमें से एक पूल बनाती हैं और अपने हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी कि समझ लीजिए कि एक बड़ा सा पैसों का पूल बनाया जाता है, और हर कंट्री अपने हिसाब से, अपनी स्वेच्छा से वहाँ पैसा जमा करती है। कुछ ज़्यादा कर पाती हैं, कुछ कम कर पाती हैं। जो ज़्यादा कर पाती हैं उनको उतनी ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जो कम कर पाती हैं उनको कम वोटिंग राइट्स मिलते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई पूरे पूल का 10% पैसा देता है। जैसे अमेरिका जो है वो लगभग 15 से 16% पैसा अकेले अमेरिका से आता है। तो वोटिंग राइट्स में अमेरिका का भी शेयर लगभग 15 से 16% रहता है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया टॉप 8 कंट्रीज़ में आता है, जो लगभग 2.5% के बराबर पैसा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसलिए जो इंडिया का वोटिंग राइट है, मतलब किसी फैसले में जहाँ पे वोट्स रिक्वायरमेंट हो, वोटिंग हो रही हो, तो इंडिया का जो वोटिंग शेयर रहेगा वो लगभग 2.5% रहेगा। हर कंट्री अपने अपने हिसाब से आईएमएफ में पैसा देती है। वो पैसा आईएमएफ के पास आता है, और वो पैसा आईएमएफ उन कंट्रीज को देती है जिसको ज़रूरत होती है। अब लगभग 2020 की हम बात करते हैं तो आईएमएफ के पास लगभग $1 ट्रिलियन आईएमएफ के पास पैसा है, जो वो अलग अलग कंट्रीज़ को देता है जिनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? वो कि उनको इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आ गया है, वो अपने बिल पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनको समस्या आ रही है। ऐसे
सिचुएशन को, जहाँ पर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है बट एक्सपोर्ट बहुत कम है, उनकी इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ गई है, उन कंट्रीज़ को ये हेल्प करते हैं लोन देकर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि ऐसा कंट्री जिसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है बट एक्सपोर्ट बहुत कम है, इस कारण से वो अपने जो भी लोन है या बाकी चीज़ें हैं उसको ढंग से पे नहीं कर पा रहा है, तो वो सब चुकाने के लिए आईएमएफ उन कंट्रीज़ को लोन देती है ये, ठीक है। वैसे वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की लोन देने के प्रोसीजर में डिफरेंस है। उनका जो एम है लोन क्यों दिया जाए ये बहुत अलग है, जो हम आगे के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अभी समझिए कि आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और 2020 के हिसाब से लगभग $1 ट्रिलियन आईएमएफ के पास पैसा है, जो कि वो अलग अलग कंट्रीज़ को पे करता है, लोन के रूप में देता है इसके अंदर। इंडिया भी आईएमएफ के पास गया हुआ है 1991 में, जब चंद्रशेखर जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय में, लेट 91 में। काफ़ी बहुत बहुत दिक्कत थी भारत की, और इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आ गई थी, यानी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था बहुत कम हो गया था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा आ गया था। जहाँ इंडिया को पैसा काफ़ी ज़्यादा बाहर से आता था रेमिटेंस में, वो काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि खाड़ी का युद्ध हो रहा था, ईरान इराक का युद्ध हो रहा था। इस कारण से पूरा जो जो मिडिल एशिया था, इराक ईरान कुवैत में जो लोग काम कर रहे थे, उनको बहुत दिक्कत आई थी, वो पैसा इंडिया नहीं बेच पाए थे। तो इसलिए इंडिया का, चूँकि इंडिया उस वक्त क्लोज इकोनॉमी थी, ज़्यादा डेवलप नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं था, और इंडिया रेमिटेंस पे बहुत डिपेंड करती थी। अब रेमिटेंस काफ़ी कम हो जाने से इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत कम हो गया था। इस कारण से इंडिया को डिफ़ॉल्ट हो जाने का खतरा था, यानी कि इंडिया अपना जो लोन है उसको डिफ़ॉल्ट ना पे कर पाने की स्थिति में आ गया था। उस समय आईएमएफ ने कंडीशन लगाई थी कि भाई ठीक है, पहले हम आपको पैसा देंगे, बट उससे पहले आपको लगभग 62 टन 62 टन सोना जो आरबीआई के पास था, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कराना पड़ेगा। यानी अपने पास भी रख नहीं सकते आप, बैंक ऑफ इंग्लैंड में पहले जमा कराइए, उसके बाद हम आपको लोन देंगे जिसे आप पे कर पाओगे। तो चंद्रशेखर सरकार ने दिल में पत्थर रख कर, क्योंकि बहुत शर्मनाक है चीज़, किसी आप अपने घर की जेवर रख रहे हो जैसे किसी काम के लिए, तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो भारत सरकार ने चुपचाप बिना किसी को बताए हुए ट्रकों में भरकर जो सोना है वो शिप में लादा, और शिप के बाद वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में डिपॉजिट हुआ। ये खबर बहुत ही सीक्रेटली बढ़ाई गई थी, लेकिन हुआ क्या कि बीच रास्ते में एक ट्रक का टायर पंचर हो गया, और उस ट्रक के टायर पंचर हो जाने के कारण से ये खबर लीक हो गई कि भारत जो है अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में आईएमएफ कहने पे रखवा रहा है। खैर, 1 महीने बाद ही इंडिया के हालात सुधर गए, और इंडिया ने अपना पूरा पैसा, अपना पूरा सोना वापस मंगवा लिया। तो एक तरह से जो इंसल्ट हुई थी उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश की। इंडिया अपने पूरे इतिहास, अभी तक के इतिहास में सिर्फ एक बार ही आईएमएफ के पास गया है लोन लेने के लिए। वर्ल्ड बैंक के पास गया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का लोन देने का सिस्टम अलग है, आईएमएफ का अलग है। आईएमएफ का मतलब है कि इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में है, तब आपको लोन दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट पर्पज से दिया जाता है। इसको और समझेंगे आगे की वीडियो में। तो अभी फिलहाल समझते हैं कि आईएमएफ एक ऐसा पूल बनाएगा, पूल है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, और जो पैसे का पूल है वो आईएमएफ अलग अलग कंट्रीज़ को देता है, जिस कारण से वहाँ उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब कुछ बात समझते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आईएमएफ को लेकर। मुख्यतः 2-3 मेन एरियाज हैं जहाँ पे आईएमएफ काम करता है। पहले तो आईएमएफ जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है, जितने भी इकोनॉमीज़ हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं आईएमएफ के साथ जुड़े हुए 189 कंट्रीज़ हैं, तो उनको वो इंपॉर्टेंट डेटास देता है। जैसे कि आपने खबर सुनी होगी कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी। तो इस तरह के टेक्निकल इनपुट्स हैं या टेक्निकल एडवाइसेस हैं, वो आईएमएफ जितने भी मेंबर कंट्रीज है सबको प्रोवाइड करता है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मसला है, सबसे मेन मसला जो है, तो वो एक तरह से उधार देता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में लगातार खबर में रहता है आईएमएफ। और दूसरा, टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है कि अगर किसी कंट्री को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, इकोनॉमिक के ऊपर कुछ एडवाइस चाहिए, तो वो भी असिस्टेंस जो है आईएमएफ देता है। अब हम समझते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन के प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। देखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही लोन देते हैं, बट लोन देने के मकसद अलग अलग हैं। वर्ल्ड बैंक, अगर कोई कंट्री वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है तो उसे अच्छा माना जाता है। वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है वो
डेवलपमेंट पर्पस के लिए होता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जो वर्ल्ड बैंक का लोन होता है वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए होता है, यानी कि आप अपने देश में कोई डैम बना रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बुलेट ट्रेन चलने वाली हिंदुस्तान में, तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा रहा है। इस तरह से हाइपर लूप लूप चलने वाला, तो उस इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिया जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आपके देश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको वर्ल्ड बैंक देता है, और उसको देखकर बाकी जो इन्वेस्टर्स है वो आते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा, यहाँ वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि कंट्री डेवलप कर रही है, इसके पास एक एम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, तो ये भविष्य में और अच्छा करेगा, तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से जब लोन कोई कंट्री लेती है तो डेवलपमेंट पर्पज से लेती है, और उसके पीछे पीछे बाकी इन्वेस्टर्स भी आते हैं। वही आईएमएफ से जब कोई लोन लेता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब होता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ख़राब स्थिति में है और वो अपनी उधारी जो है वो दे नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज़रूरत है बट वो उधारी नहीं दे पा रहा है। यहाँ डेवलपमेंट की बात ही नहीं है, वो किसी उस पैसे को कहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं लगाएगा, वो पुल नहीं बनाएगा, वो सड़क नहीं बनाएगा। उससे वो अपने जो प्रॉब्लम्स है उस इकोनॉमी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि किसी को देना है, किसी को लोन वापस करना है। तो इस चीज़ें देखिए, तो आईएमएफ से कोई अगर लोन लेता है तो एक ख़राब माना जाता है। इसका असर वहाँ की इन्वेस्टमेंट की जो माहौल है उस पर पड़ता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं यार ये तो कंट्री बहुत दिक्कत में आ गई है और हो सकता है भविष्य में ये अच्छा ना करे, तो हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो वो रिटर्न्स ना दे पाए या ख़त्म ही हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो यहाँ से हटने ही में ही भलाई है। तो जो कंट्रीज़ आईएमएफ के पास जाती हैं लोन लेने के लिए, तो वो कंट्री अमूमन बहुत ही बुरी स्थिति में ही होती है, और आईएमएफ से लोन लेने के बाद ये और भी बुरी स्थिति में आ जाती हैं, जिससे कि एक माहौल बनता है कि भाई ये कंट्रीज़ जो हैं ये बहुत ख़राब है। तो आईएमएफ आपको तात्कालिक हेल्प तो कर देता है, बट इसका बहुत ही दूरगामी, बहुत ही दुष्प्रभाव प्रभाव भी रहते हैं इसके अंदर। ठीक है। अभी जैसे कि वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक, पहली बात हमने समझी कि वर्ल्ड बैंक एक लॉन्ग टर्म लोन देता है। ठीक है, वो समझ में आ गया कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है। दूसरी बात, ठीक है, ये एग्जाम से पूछा जाएगा आपको, इस वक्त नहीं कि पहला पॉइंट तो ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो जो लोन देता है वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देता है, साथ ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब है कि 20 साल के लिए, 30 साल के लिए देगा। मतलब कि भारत सरकार को अगर मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाना है या बुलेट ट्रेन चलानी है तो 30 साल के लिए लोन दे देगा, 40 साल के लिए लोन दे देगा। वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा, 1%, 2%, और उसमें भी कंसेशन कर देता है कि भाई ठीक है, शुरू के 3 साल आप मत दीजिए, 5 साल मत दीजिए। तो एक बहुत आसान पड़ता है। तो भारत सरकार बहुत ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। यहाँ तक कि अमेरिका अमेरिका बहुत ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, क्योंकि उसको इतना सस्ता पड़ता है कि वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है और अपना जो, और खुद वो और कंट्रीज़ को लोन दे देती है, जिससे कि उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। समझिए कि वर्ल्ड बैंक से वो 1% पे पैसा ले रही है और अपना पैसा वो 5% या 10% पे चला रही है। तो एक तरह से महाजनी प्रथा के हिसाब से भी देखें तो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड बैंक का पैसा अपने लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपना पैसा जो उनका सेविंग्स है उसको वो दूसरे लोगों को देकर, लोन देकर उससे ज़्यादा पैसा अचीव कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक का काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है कि लो इंटरेस्ट रेट होता है, यहाँ तक जीरो क्रेडिट लाइन होता है, ग्रांट्स के रूप में भी पैसा जाता है इसके अंदर। अच्छा, अब आईएमएफ की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं कि जो आईएमएफ का होता है वो देखता है कि अगर कोई कंट्री जिसकी स्थिति बहुत सही नहीं है, अच्छी नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत है, तो जब आईएमएफ आएगा, आईएमएफ अपना लोन देगा तो कुछ कंडीशंस देगा। कहता है कि भाई देखो, हम तुम्हें लोन दे रहे हैं बट कुछ शर्तें भी हैं। अब शर्तें क्या है कि आपको अपनी कुछ कुछ हालात ठीक करने पड़ेंगे, कुछ अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपके देश की इकोनॉमी चलनी चाहिए। यानी कि आप जो हैं वो वेलफेयर स्कीम के ऊपर पैसा कम खर्चा करोगे, यानी कि कोई आपने कल्याणकारी योजना चलाई है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कल्याणकारी योजना से रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो अच्छा, आईएमएफ को ये भी खतरा रहता है कि जो वो पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा वो कंट्री वापस भी करे। ठीक है, आईएमएफ का ये भी रहता है कि हम आपको जो पैसा दे रहे हैं वो वापस भी होना चाहिए, इसलिए वो कंडीशन लगाता है। कहता है ठीक है, ये तुम पैसा ले लो, एक $1 बिलियन, लेकिन वापस कैसे करोगे? तो जो वापस करने के लिए वो कुछ सुधार बताता है कि देखो, हम तुम्हें पैसा तुम्हें दे रहे हैं, ये $1 बिलियन तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें तरीका बताएंगे किस तरह वापस किया जाता है जिससे कि तुम वापस कर पाओ। अभी सुधार जो होते हैं कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाते हैं उस कंट्री के लिए, क्योंकि उस कंट्री का अपना अलग माहौल होता है, अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे कि मान लीजिए उसने बोला कि वेलफेयर स्कीम पे आप पैसा नहीं खर्चा कर सकते, क्योंकि वेलफेयर स्कीम से रिटर्न्स नहीं आते हैं। जैसे आपने बोला कि लेट्स, अगर इंडिया
के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भाई आप मनरेगा में पैसा नहीं दोगे, उसकी जो आप मजदूरी है वो 300 रुपये ना करके आप बहुत से बहुत 150 रुपये करोगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट रेट 150 रुपये है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो 300 रुपये के हिसाब से दिया जाए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा पैसा मिले, उनकी परचेसिंग पावर बढ़े, ठीक है। लेकिन IMF को लगता है कि इससे वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, और अगर इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत पड़ेगी IMF की, तो उनको वो कंडीशन माननी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन चूंकि इंडिया IMF के पास नहीं गई है, तो इंडिया को ऐसी कंडीशन नहीं माननी है, तो इंडिया अपने हिसाब से, इन भारत सरकार अपने हिसाब से जो इकोनॉमी को चला सकती है। लेकिन दूसरी कंट्रीज इस मामले में इतनी लकी नहीं होती हैं। अगर वो IMF के पास जाएंगी, अपना पैसा IMF से पैसा मांगेंगी, तो उनको कंडीशन माननी पड़ेगी, और IMF जो इनपुट देगा, जो कंडीशन बताएगा कि भाई यहाँ पे पैसा मत खर्चा करो, पेट्रोल महंगा कर दो, ये सब कर दो, तो वो मानना पड़ता है। और कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल होती हैं उस कंट्री की सरकार को मानने के लिए, तो कभी कभी डील फाइनल नहीं हो पाती है, वो सरकारें मानती भी नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया के ऊपर बारे में जो बहुत अच्छी बातें बोली IMF ने, हमेशा तारीफ़ की, ये बात सच है कि 1991 तक इंडिया की इकोनॉमी इतनी बूस्ट अप नहीं थी, लेकिन 91 में एक सिचुएशन ख़राब हुई जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन आ गई थी, और भारत का सोना वहाँ रखा गया था 1991 में। लेकिन उसके बाद से सिनेरियो चेंज हुआ, जो IMF ने कंडीशंस लगाई थी, इंडिया ने वो मानी, और अपनी अपने आप को रिफॉर्म किया, अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, इंस्पेक्टर राज था उसको ख़त्म किया, इकोनॉमी खोली, बाकी बाकी कंपनीज आके आई और कंपनी से इन्वेस्ट किया, प्राइवेट सेक्टर डेवलप हुआ, और आज हम जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, इसका वन ऑफ द, मैं कहता हूँ, मेजर रीज़न रहा कि जो IMF के पास इंडिया मजबूरी में गया, और जो मजबूरी में उनकी कंडीशन मानी, उसका फ़ायदा हुआ। इंडिया ने रिफॉर्म किया, और इंडिया इकोनॉमी इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट उभर के आई कि आज चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान सब इंडिया से डील करना चाहते हैं, इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की 130-140 करोड़ की जो मार्केट है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी राय है IMF की। IMF कहता है कि इंडिया जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और जो भी कोरोना वायरस के बाद जो सिचुएशन बनी है, उसके बाद से रिबाउंड किया है, और लगभग 9.5-10% के हिसाब से इंडिया इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। अच्छा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ख़राब चल रही है। इंडिया के साथ सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान लगातार लगातार IMF से डील करने की सोच रहा है, और IMF से पैसा लेना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत हो गई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत का मतलब क्या है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पैसा लोन ले लिया है, उधारी ले ली है, बट वो वापस नहीं कर पा रहा है। वापस ना कर पा, यहाँ तक सिचुएशन है कि उस उधारी का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वैसे मान लीजिए उसने कुछ पैसा उधार लिया, और उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो भी वापस करने के लिए पाकिस्तान को लोन लेना पड़ रहा है। तो एक ये विशेष सर्कल में फंसता जा रहा पाकिस्तान, और जो कि बहुत बुरी स्थिति है पाकिस्तान के लिए। उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल पा रही है, वो लगातार ट्विटर पे बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही है, 3-3 महीने सैलरी नहीं मिल पा रही है। दूसरा, जो उन्होंने लोन लिया है, चाहे चाइना से लिया हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से लिया हो, उस उसके इंटरेस्ट वापस नहीं कर पा रहे हैं। चाइना तो उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, धीरे धीरे पहले दोस्त बनाया था, अब वो पैसा मांग रहा है। IMF से पाकिस्तान चाहता है कि IMF से कुछ उनको उधारी मिल जाए, लेकिन IMF उनके साथ कुछ कंडीशंस लगा रहा है, जैसे कि वेलफेयर स्कीम चला नहीं सकते, आप पेट्रोल को महंगा कर दोगे, आप सैलरी कट करोगे, इस सब की बातें कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जो है, वो जिन वोट बैंक पे आई है, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, वो कभी नहीं चाहेगा कि जो प्रॉमिस उन्होंने पब्लिक से किया है, पब्लिक वो प्रॉमिस वो पूरा ना कर सकें। तो बहुत मुश्किल चल रहा है। दूसरी बात है, जो पाकिस्तान, एक तो लोन नहीं मिल रहा, बड़ा मुश्किल है। दूसरा, जो IMF है, पाकिस्तान को वो लोन देने जा रहा है जो बहुत ही बुरी कंडीशंस होती है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसके प्रोसीजर होते हैं, और उन्हीं कंट्रीज़ को दिया जाता है जिनकी इकोनॉमी बहुत ही बुरी स्थिति पे होती है। ये EFF लोन होता है, एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड जो होता है, वो ऐसे कंट्रीज़ को दिया जाता है जिनकी इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में होती है, संकट आ चुका होता है, और उसके जो कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होती हैं। वो लोन देने की बात चल रही है, वो लोन बात चल रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान वो लोन लेता है नहीं लेता है, इसके ऊपर बात चल रही है, और यही एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो गीता गोपीनाथ बनी है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, और पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी IMF की, तो पाकिस्तान में ये बात बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, न्यूज़ चैनल पे आ रहा है कि जो गोपीनाथ हैं, वो IMF की इतनी बड़ी पोजीशन पे आ गई हैं, और वो पाकिस्तान की ये डील को देखेंगी, और हो सकता है वो मना कर दें, हो सकता है, चूँकि इंडियन है, तो इंडिया की जो इंडिया
एज एक एनएबी कंट्री है, तो हो सकता है गीता गोपीनाथ आईएमएफ से जो पैसा मिल रहा पाकिस्तान को, वो लोन को रोक दें, अपने पावर इन्फ्लुएंस का वो अब इस्तेमाल करें। लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए कि गीता गोपीनाथ ठीक है, इंडियन है या अमेरिकन है, जो भी हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हैं, उनको अपना काम पता है। उनको अगर लगता होगा, आईएमएफ को लगता होगा कि ये डील या लोन देना चाहिए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो एक तरह से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, या कह रहे हैं कि जो भी उनके अंदर कुंठा भरी हुई है, वो हर चीज़ अपने हर प्रॉब्लम का जो ठीक रहा है हिंदुस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो उनको वो चीज़ नहीं फोड़ना चाहिए, साथ बस उनको ये देखना चाहिए कि उनकी कंट्री किस तरह से सही तरीके से रन कर पाए। उनकी आर्मी, उनकी जनरल जिस तरह से उनके पाकिस्तान आवाम को लूट रहे हैं, तो वो अपने पाकिस्तानी आर्मी से बात करें कि आपने हमें इतना गरीब क्यों कर दिया। अपने पॉलिटिशियन से बात करें कि आपके रहते हुए हमारा देश इतना गरीब कैसे हो गया। क्योंकि वही कंट्री है जो 1980s में इंडिया से ज़्यादा तरक्की कर रहा था, लेकिन आज 2020 में बिल्कुल वो लूटने पिटने के कगार पे आ गया है। अब स्थिति ये है कि गीता गोपीनाथ से भी डरे हुए हैं ये लोग, कि गीता को उनको लगता है कि गीता गोपीनाथ इनको बर्बाद ना कर दें। खैर वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर कोई कंट्री अगर डिफ़ॉल्ट करती है, यानी कि वो लोन नहीं पे कर पाती, आईएमएफ से लोन लिया और वो उसे वापस नहीं कर पाई, तब क्या होगा? तब स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। क्योंकि अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो जैसे बैंक होता है में आपका सिविल ख़राब हो जाता है, तो कोई दूसरा बैंक आपको पेमेंट नहीं करता है। उस तरह से अगर आपने आईएमएफ का पैसा डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो भविष्य में कोई भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन देने में 10 बार सोचेगी, और यह सब लोन ना भी दे आपको, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो करेंसी होती है, रुपये की जो वैल्यू होती है डॉलर के मुकाबले, वो बहुत कम हो जाती है। इसका बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि अगर रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी या जो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो आपका जो इंपोर्ट है वो और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, जिससे कि और दिक्कतें आ जाना शुरू हो जाएंगी इसके अंदर। साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे पहले कहा कि चूंकि आईएमएफ के पास आप गए और आईएमएफ से अगर आप लोन मांग रहे हो, तो एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। तो और अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए, तो जो भी इन्वेस्टर थोड़े बहुत होंगे वो भी भाग जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और किसी कंट्री को किसी मजबूरी में डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ख़त्म करने से पहले दोस्तों, जो यूपी पीसीएस 2022 के कोर्स चल रहा है, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। धन्यवाद।